अगर आपको लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कठिन है तो आज की क्लास के बाद आपकी यह गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, जिसमें दो बुक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में कंसेप्ट एमसीक्यू के साथ पढ़ेंगे। और यह अध्ययन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4 या अन्य टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और 30 प्रश्न है और 30 प्रश्नों में से आप अपने आप को जांचिए कि आप लोग को 30 प्रश्न में से कितना सही हो रहा है। और चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है अंजू एग्जाम एकेडमी में। और पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज का रहा ये पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश करिए। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन या मुख्य विषय क्या है? बताइए, मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए है एक उपभोक्ता व्यवहार, एक फर्म का उत्पादन, ऑप्शन सी है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ऑप्शन डी है एक वस्तु का मूल्य निर्धारण। प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का मुख्य विषय यही होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसमें मतलब एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यानी समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, आर्थिक मुद्रा वृद्धि एवं समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति जैसे व्यापक आर्थिक चरों का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, मार्शल, जेम्किंस, डेविस रिकार्डो। प्रश्न नंबर 2, बताइए कौन सा सही होगा? तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेम्किंस है, ऑप्शन सी सही होगा। जेम्किंस को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1936 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, के माध्यम से इन्होंने आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला रखी थी। ध्यान दीजिएगा, बुक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि आर्थिक चर है? समष्टि का आर्थिक चर है एक फर्म का लाभ, ऑप्शन बी उपभोक्ता की आय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी है एक वस्तु की कीमत। बताइएगा कौन होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय है समष्टि आर्थिक चर। राष्ट्रीय आय संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला समष्टि आर्थिक चर है, जबकि अन्य विकल्प व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य, व्यष्टि पूछा है माइक्रो, सामान्य मूल्य स्तर, ऑप्शन सी है बेरोजगारी, ऑप्शन डी है एक उपभोक्ता व्यवहार। माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय कौन सा है? प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, बेरोजगारी, ये तीनों व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, जबकि समष्टि के हैं, जबकि एक उपभोक्ता व्यवहार ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो दो भागों में किस अर्थशास्त्री ने विभक्त किया था? बताइएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य किस प्रकार के आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं? समष्टि माने माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यक्तिगत, समग्र चर का, स्थानीय चर का, क्षेत्रीय चर का। प्रश्न नंबर 5। तो जो व्यष्टि होता है यानी माइक्रो होता है, वो समग्र चर का अध्ययन करता है। समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स समग्र एग्रीगेट चरों जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल निवेश, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन करती है। प्रश्न नंबर 6 बताइए, समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोग किसका उदाहरण है? कुल उपभोग, एग्रीगेट कंजप्शन किसका उदाहरण है? व्यष्टि चर का, समष्टि चर का, व्यक्तिगत चर का या क्षेत्रीय चर का? हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहा है। बताइएगा, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोग किसका उदाहरण है? ये बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल और बढ़ा दिया जाए या लेवल सही है, एक बार क्लियर करिएगा। तो कल से प्रश्नों का लेवल हमको लग रहा है हल्का है, इससे और ऊपर किया जाएगा। आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।
समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कुल उपभोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी उपभोक्ताओं के उपभोग व्यय का योग होता है, इसलिए इसे समष्टि चर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक उपभोक्ता का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना, एक फर्म का अध्ययन करना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण करना या किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करना। बताइए। प्रश्न नंबर 7, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन। ऑप्शन सी सही होगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, समग्र आर्थिक संतुलन जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र का विषय कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है सामान्य मूल्य स्तर, ऑप्शन सी है एक वस्तु का मूल्य, ऑप्शन डी है कुल रोजगार। प्रश्न नंबर 8 बताइए। नहीं है पूछा है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय भी है, सामान्य मूल्य स्तर भी है, कुल रोजगार है, लेकिन एक वस्तु का मूल्य ये समष्टि नहीं है, व्यष्टि है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी किसी एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है, जबकि राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। प्रश्न नंबर 9 है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? व्यक्तिगत, फर्म, उद्योग, अर्थव्यवस्था स्तर पर। प्रश्न नंबर 9, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, इसमें समग्र आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय माना जाता है किसे? केंद्रीय विषय किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय को, व्यक्तिगत आय को, एक फर्म को या एक उपभोक्ता को? बताइए। तो राष्ट्रीय आय को माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों और विकास के स्तर को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 11 है, समष्टि अर्थशास्त्र में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है एक उपभोक्ता की मांग, ऑप्शन बी है एक फर्म की मांग, ऑप्शन सी है उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग, ऑप्शन डी है केवल सरकारी मांग। प्रश्न नंबर 11 क्या होगा? अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग। ऑप्शन सी सही होगा। यानी समग्र मांग से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य स्तरों पर वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग होती है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए एक वस्तु का मूल्य निर्धारण, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ऑप्शन सी एक उपभोक्ता का मूल्य संतुलन, ऑप्शन डी एक फर्म का उत्पादन निर्णय। प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करिए। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र पूर्ति का तात्पर्य क्या है? यानी एग्रीगेट सप्लाई का अर्थ क्या है? बताइए, एग्रीगेट सप्लाई का तात्पर्य क्या होता है? एक फर्म की पूर्ति, एक उद्योग की पूर्ति, या अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल पूर्ति, या केवल कृषि उत्पाद की पूर्ति? यानी एग्रीगेट सप्लाई का अर्थ क्या होता है? क्या होगा? एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कुल पूर्ति। ऑप्शन सी सही होगा। यानी समग्र पूर्ति से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल पूर्ति से है। प्रश्न नंबर 14 है, समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या मानी जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या माना जाती है? व्यक्तिगत, समष्टि, फर्म समस्या, उपभोक्ता समस्या। प्रश्न नंबर 14, तो कैसा माना जाता है? समष्टि आर्थिक समस्या यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स मानी जाती है। बेरोजगारी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, इसलिए यह समष्टि आर्थिक समस्या है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का भाग है? एक वस्तु की मांग, एक फर्म की लागत, राष्ट्रीय आय का निर्धारण, एक उपभोक्ता का संतुलन। क्या होगा? राष्ट्रीय आय का निर्धारण। ऑप्शन सी सही होगा। यानी राष्ट्रीय आय का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है। इसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और विकास के स्तर का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में स्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा है? आय, निवेश, पूंजी, बचत। बताइए। प्रश्न नंबर 16, तो क्या होगा स्ट्रक्चर का? पूंजी। ऑप्शन सी सही होगा। समष्टि में स्ट्रक्चर वह चर होता है जिससे किसी निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। पूंजी, धन और मुद्रा आपूर्ति इसके प्रमुख उदाहरण है, जबकि आय, बचत और निवेश प्रवाह चर के उदाहरण है। स्ट्रक्चर और प्रवाह चर दो कॉन्सेप्ट हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें किसी निश्चित समय
बिंदु पर मापा जाता है, जैसे पूंजी, धन, मुद्रा, आपूर्ति, इसके उदाहरण हैं किसके? स्टॉक चर के। और आय, बचत, निर्वाह, निवेश, प्रवाह चर के उदाहरण है। निम्नलिखित में से प्रवाह चर हैं राष्ट्रीय संपत्ति, पूंजी भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रीय आय। बताइए प्रश्न नंबर 17। प्रवाह चर कौन सा होगा? प्रवाह चर तो राष्ट्रीय आय प्रवाह चर है, ऑप्शन डी सही होगा। यानी प्रवाह चर वह चर होता है जिससे एक निश्चित अवधि में मापा जाता है, जैसे एक वर्ष में। जैसे राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश और उपभोग इसके प्रमुख उदाहरण है। थोड़ा इसको देखिए कहाँ यहाँ पे बोला था। अच्छा, यहाँ पे एक समय बिंदु पर बोला है, एक निश्चित समय बिंदु पर, और ये एक निश्चित अवधि पर बोला है, एक वर्ष में मापा जाता है। स्थान, राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश और उपभोग इसके प्रमुख उदाहरण है। स्टॉक चर और प्रवाह चर से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, स्टॉक चर और प्रवाह चर क्या होते हैं। और बताइए समष्टि अर्थशास्त्र में लीकेज से क्या आशय है? लीकेज क्या होता है? ऑप्शन ए है आय का वह भाग जो व्यय प्रवाह से बाहर निकल जाता है। ऑप्शन बी है सरकार द्वारा कर का संग्रह। ऑप्शन सी है निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन डी है उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न नंबर 18, तो क्या होगा? लीकेज का मतलब होता है आय का वह भाग जो व्यय प्रवाह से बाहर निकल जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी आय के उस भाग से है जो आय के चक्रीय प्रवाह से बाहर निकल जाते हैं, जैसे बचत के रूप में, कर के रूप में, आयात के रूप में। इसके प्रमुख ये लीकेज के उदाहरण है। लीकेज भी प्रश्न बन चुका है। लीकेज, स्टॉक प्रवाह, और कौन था? स्टॉक चर, प्रवाह चर, ये सब कंसेप्ट हैं, क्लियर करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से अंतःक्षेप, इंटरजेक्शन, इंजेक्शन उदाहरण है। अंतःक्षेप उदाहरण है, कौन उदाहरण है? बचत है, आयात है, निवेश है, कर है। कौन इंजेक्शन का उदाहरण है? बताइए प्रश्न नंबर 19। इंजेक्शन जो है ना, ये लीकेज का उल्टा है। मतलब लीकेज में प्रवाह चर बाहर निकल जाते हैं और ये चक्रीय आय में इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए बचत करेंगे तो आय प्रवाह से बाहर निकल जाएगा, आयात से भी होता है, कर से। लेकिन जो निवेश है ये इंजेक्शन, अंतःक्षेप का कार्य करता है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी अंतःक्षेप वे तत्व हैं जो आय के चक्रीय प्रवाह में धन जोड़ते हैं। निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात अंतःक्षेप के प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न नंबर 20, बंद अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आयात और निर्यात दोनों होते हैं, केवल आयात, केवल निर्यात, या विदेशी व्यापार होते ही नहीं है? बताइए बंद अर्थव्यवस्था के कौन सा उदाहरण है? तो बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार होता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करता है। कथन 2 है राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन करता है। क्या दिया है? समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करता है। और कथन दिया है दूसरा भी, राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन करता है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 21, तो देखिए दोनों सही है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करता है और राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समग्र आर्थिक चरों से है तथा राष्ट्रीय आय इसका प्रमुख अध्ययन विषय है। दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति की से यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से लगातार अधिक बनी रहती है तो संभावित परिणाम क्या होगा? अपस्फीति, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय में शून्य परिवर्तन या आयात समाप्त हो जाएगा। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से लगातार अधिक बनी रहती है तो कौन सा स्थिति होगा? तो उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होता है तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित पूछा है, सुमेलित। राष्ट्रीय आय व्यष्टि चर का भाग है। एक उपभोक्ता मांग समष्टि चर का है। सामान्य मूल्य स्तर समष्टि का है। एक फर्म उत्पादन समष्टि चर का है। बताइए प्रश्न नंबर 23 सही पूछा है तो सही ऑप्शन सी है। सामान्य मूल्य स्तर समष्टि चर का है, राष्ट्रीय आय समष्टि का है, एक उपभोक्ता व्यष्टि का है, एक फर्म व्यष्टि का है। प्रश्न नंबर 14, समष्टि अर्थशास्त्र में चक्रीय प्रवाह की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चक्रीय प्रवाह की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ये है, देखिए केवल मूल्य निर्धारण समझना। ऑप्शन बी है आय, उत्पादन एवं व्यय के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना। केवल विदेशी व्यापार का अध्ययन करना। केवल उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करना। बताइए कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 24,
तो कौन सा होगा? आय, उत्पादन एवं व्यय के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना। यानी जो चक्रीय प्रवाह है इसमें आय, उत्पादन और व्यापार के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना। चक्रीय आय मॉडल यह बताता है कि उत्पादन, आय और व्यय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अर्थव्यवस्था निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है दोनों अध्ययन विषय पूर्णतः समान है, और ऑप्शन बी है समष्टि व्यष्टि पूर्णतः स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? इसमें सीधा सीधा दिया है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता, उत्पादक, व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन करता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर एवं आर्थिक विकास जैसे समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है यह केवल व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह केवल किसी एक उद्योग की लागत का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी है यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर और आर्थिक विकास जैसे समग्र चरों का अध्ययन करता है, ऑप्शन डी है यह केवल वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन करता है। बताइए प्रश्न नंबर 26, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर और आर्थिक विकास जैसे समग्र चरों का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी सही होगा। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन और समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ती है जबकि निवेश अपरिवर्तित रहता है तो चक्रीय आय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है आय प्रभाव में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है आय प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी है आय प्रभाव में रिसाव बढ़ेगा, ऑप्शन डी है अंतःक्षेप बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या होगा? तो आय प्रभाव में रिसाव बढ़ जाएगा, यानी बचत बढ़ जाएगी जबकि निवेश अपरिवर्तित रहेगा तो चक्रीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आय प्रभाव में रिसाव बढ़ जाएगा। रिसाव क्या होता है, अंतःक्षेप क्या होता है, ऊपर क्लियर किया। बचत आय में चक्रीय प्रवाह से धन को बाहर निकलती है, यानी बचत आय के चक्रीय प्रवाह से धन को बाहर निकालती है, इसलिए इसे रिसाव कहा जाता है। यदि निवेश नहीं बढ़ता है तो आय प्रवाह घटने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि आर्थिक लक्ष्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, एक उपभोक्ता संतुलन। प्रश्न नंबर 28 क्या होगा? एक उपभोक्ता संतुलन, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 29 है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, टू सेक्टर इकोनॉमी में आय चक्रीय प्रवाह किन दो क्षेत्रों के बीच होता है? सरकार परिवार, ऑप्शन बी है सरकार विदेशी, ऑप्शन सी है परिवार उत्पादक, ऑप्शन डी है उत्पादक और विदेशी क्षेत्र। कौन सा होगा? तो परिवार और उत्पादक क्षेत्र, जब टू सेक्टर इकोनॉमी होगा तो क्या होगा? परिवार और उत्पादक क्षेत्र के बीच चक्रीय प्रवाह होता है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल परिवार, हाउस होल्ड और उत्पादक क्षेत्र फर्म शामिल होते हैं, सरकार और विदेशी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नीति निर्माण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। ऑप्शन ए है केवल एक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसमें केवल एक फर्म का लाभ होता है, ऑप्शन सी है इसमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और स्थिरता में संबंधित नीतियां बनाई जाती है, ऑप्शन डी है इसमें केवल उपभोक्ता संतुलन ज्ञात किया जाता है होता है। बताइए। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों बता दूं आज का रहा ये लास्ट प्रश्न, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और आप लोगों को लगे कि प्रश्न का लेवल अभी मतलब इजी है तो एक बार कमेंट करिएगा, हाई करना होगा तो मैं हाई कर दूंगी, ओके। और ये बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। तो क्या होगा, समष्टि नीति निर्माण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और स्थिरता से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं, ऑप्शन सी सही होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार को राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों के निर्माण में आवश्यक आधार प्रदान करता है, इसलिए इसका नीति निर्माण में अत्यधिक महत्व है। दोस्तों इस प्रकार चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय समाप्त हुआ, और एक बार जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और ये सेशन यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीएससी, बीपीएससी, टीआरई4 अन्य टीचिंग एग्जाम जहां इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय लेखांकन हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों बता दूं इससे पहले हम लोग 9th, 10th, 11th का कंप्लीट कर चुके हैं और अब 12th का कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। फिर हम लोग टीजीटी को टारगेट करेंगे, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी। थैंक यू।